मेरा नाम अलिशबा है। 22 साल की उम्र में मेरी शादी अमजद से हो गई। मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने एक गैर बरादरी में तय किया था। अमजद मेरा शोहर सऊदी अरब में खाना काबा में सफाई की जॉब करता था और 3 महीने की छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ था। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था क्योंकि हमें यह बात पहले से पता थी। मेरे अम्मी अब्बू को सिर्फ पैसे से नहीं मतलब था। उनका कहना था कि शोहर यहाँ पर है लेकिन महीने के 30,000 से ज़्यादा ना कमाए तो ऐसे शोहर का क्या फ़ायदा जो अपनी बीवी की कोई ज़रूरत भी पूरी ना कर सके और दाल रोटी ही चलाए। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या करना है। लेकिन अगर बाहर जाएगा तो महीने के लाखों कमाएगा। तुम भी अच्छा खाओगी, अच्छा पहनोगी, शौहर भी मिलने के लिए आएगा। औलाद हो जाएगी तो दिमाग औलाद की तरफ लग जाएगा। वैसे भी औरत के लिए उसकी औलाद से ज़्यादा अहम कोई नहीं होता। मेरा शौहर पिछले 5 सालों से खाना काबा में सफाई का काम कर रहा था। उसने कई उम्रे और हज भी किए हुए थे, मगर शादी के 1 महीना बाद जब उसने वापस जाना था तब उसने एक अजीब बात कर दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम घर वालों से कहो कि मैंने अपने शौहर को जाने नहीं देना है। इस सब में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। सिर्फ तुम्हारा ही नाम खराब होना चाहिए। मैं बस यही कहता रहूँगा कि लिशबा ज़िद मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। मगर जब तुम बहुत ज़्यादा झगड़ा करोगी तो मैं सबसे यही कहूँगा कि मुझे मेरी बीवी नहीं जाने दे रही और मैं भी यहाँ पर रुक जाऊँगा। मैं भी चाहती थी कि मेरा शौहर यहीं पर रुक जाए, लेकिन हमारी पसंद की शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे कोई इतना शौक भी नहीं था। पर मेरे शौहर ने यह बात बहुत बुरी की थी कि मैं सबके सामने बुरी बन जाऊँ, सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लूँ। मैंने अमजद से कहा, आप यहाँ क्या करेंगे, आपको कोई काम भी नहीं आता। तब वो कहने लगा, कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा। जबकि ये बात सबको ही पता है कि मेरा शौहर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। उसके मामू सऊदी अरब में होते थे जिन्होंने उसकी नौकरी लगवा दी, यानी कि उसके पास बहुत अच्छा मौका था। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। तो यहाँ पर उसे कोई नौकरी भी नहीं मिलनी थी और मजदूरी करने वालों में से वो नहीं था। उसकी शक्ल और कपड़ों से यही लगता था कि वो परदेश में किसी कंपनी का मालिक हो, जबकि वो वहाँ सफाई का काम करता था, यानी कि मैं एक झाड़ू लगाने वाले की बीवी थी। मेरा शौहर अगर यहीं पर रह गया तो उसे कोई मजदूरी करना पड़ेगी और ये बात सबको पता चल जानी थी। मेरे माँ बाप ने सबको यही बताया कि अमजद किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है और महीने के 10,000 रियाल कमाता है। मेरे माँ बाप ने तो मेरी शादी उस घर में इस वजह से की थी कि यहाँ पर बाहर के मुल्क की कमाई आती है। अगर मेरा शौहर यहीं काम करने लगा तो मेरे माँ बाप भी परेशान रहेंगे और मेरी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं होगी। मैंने अपने शौहर को कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको नहीं जाना तो ये बात आप अपने माँ बाप से खुद करें। मेरे कंधे पर बंदूक रख कर क्यों चलाना चाहते हैं। मैं ये सोचने पर मजबूर होगी कि मेरा शौहर किस किस्म का इंसान है। यहाँ पर तो मर्द से उम्मीद की जाती है कि वो औरत का साथ दे और उसे ना बोलना पड़े, खुद ही अपने माँ बाप को संभाले। पर यहाँ मेरा शौहर मेरे सामने हाथ जोड़ा था। अगर मैं उसकी बात मान लेती तो मेरे लिए ही बुरा हो जाना था, मेरी लड़ाई हो जाती। सब कहते पहली बीवी है जो अपने शौहर को कमाने से रोक रही है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती है। हर तरफ से मैंने जलील हो जाना था। मेरे दिमाग में सारे इम्कानात आ गए। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने कहा, वो आपके माँ बाप हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे और अगर यही बात मैंने की तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ और अभी तो मैं इस घर में आई हूँ। मुझे यहाँ पर सुकून से रहने दे, नहीं तो सब मेरे दुश्मन हो जाएंगे। कहेंगे हमारा बेटा अच्छी नौकरी करता था, बीवी ने उसे अपने दुपट्टे से बांध दिया, कहीं जाने नहीं देती। घर के हालात भी ख़राब हो जाएंगे क्योंकि मेरे शौहर के अलावा कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे ससुर भी काम नहीं करते थे, मेरे शौहर के सर पर ही सब कुछ था। मैंने उनसे कहा, आप क्यों नहीं जाना चाहते। तो वो कहने लगे, अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं अपना ज़्यादातर वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे उसकी बात समझ आ गई, मगर ये सब करने के लिए मेरी इज्जत ख़राब करना चाहता था। मैंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मैंने कहा, आप मर्द हैं, आपको बहादुर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप खुद करें और जो आपको बेहतर लगे वही करें। मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे सकती क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा समझदार नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उस मौजू पर दोबारा कोई बात नहीं की, लेकिन मेरे शौहर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माँ बाप से सीधी तरह बात कर सके। 1 हफ्ते के बाद वो बैरून मुल्क चला गया। मेरा शौहर घर से चला गया तो अगले दिन मेरी सास ने कहा कि तुम रात को मेरे कमरे में सो जाया करो क्योंकि तुम अपने कमरे में अकेली रहोगी तो पूरी रात पंखा भी चलेगा और बिजली का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। मेरे कमरे में सो जाओ तो कोई मसला नहीं होगा, नहीं तो अकेले में तुम्हें डर भी लगेगा। उनकी बात ठीक थी। आजकल बिजली भी बहुत महंगी हो गई थी और मुझे वाकई अकेले में डर भी लगता था। लेकिन मैं इस बात पर हैरान थी कि अगर मैं अपनी सास के कमरे में सो जाऊंगी तो मेरे ससुर कहाँ सोएंगे। पूरा दिन मैं यही सोचती रही, लेकिन सास से पूछा नहीं। फिर सोचा कि अगर वो मुझे अपने साथ सोने के लिए कह रही हैं तो उन्होंने ये बात सोच कर ही की होगी। जब मैं रात को उनके कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने देखा मेरे ससुर वहाँ पर नहीं थे। मैं पानी पीने के लिए बाहर गई तो बैठक की लाइट चल रही थी, यानी मेरे ससुर वहाँ थे। लेकिन मैंने देखा कि बैठक अंदर से बंद थी क्योंकि दरवाज़ा मुकम्मल बंद था, जबकि वो आमतौर पर बंद नहीं होता था। मैं ये सोचकर हैरान हुई कि मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया, लेकिन ससुर भी तो दूसरे कमरे में थे।
वहाँ भी बिजली इस्तेमाल हो रही थी। फिर सोचा कि चलो 3 कमरों से बेहतर है 2 कमरों में बिजली इस्तेमाल हो रही है। वो सारी रात लाइट जलाकर ही सोते थे, पता नहीं क्या करते थे। मैं अपनी सास के साथ होती थी, वो बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी। घर में ज़्यादा काम नहीं था, मुझे भी ऐसी बातों का कोई ख़ास शौक़ नहीं था जिस पर हमारा इख्तलाफ होता। जो घर में पकता था मैं चुपचाप खा लेती। कभी कभी मेरी सास मदद कर देती थी, वो अपना कमरा खुद साफ़ कर लेती थी। मेरा कमरा वैसे ही बंद रहता। मैं सिर्फ कपड़े बदलने और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए वहाँ जाती। हैरानगी की बात यह थी कि जिस कमरे में मेरे ससुर रात को सोते थे वो बहुत गंदा होता था और वही बैठक थी, वहाँ मेहमानों को बिठाया जाता था। मुझे सुबह उस कमरे को साफ़ करना पड़ता था। वहाँ खाने पीने की चीज़ों का गंदा कागज़ और टिशू वगैरह पड़े होते। मेरे ससुर ज़मीन पर बिस्तर बिछा कर सोते थे क्योंकि वहाँ बेड नहीं था, सिर्फ सोफ़े थे। मुझे समझ नहीं आता था वो वहाँ क्यों सोते थे। वो अपनी बीवी के कमरे में भी सो सकते थे और मैं अपने कमरे में सो जाती। मैं कुछ दिन डरती रही लेकिन फिर मुझे आदत हो गई क्योंकि शोहर घर पर नहीं था और मुझे अब गुजारा तो करना ही था। लेकिन मुझे अपनी सास की समझ नहीं आ रही थी कि उनका दिल नहीं करता था अपने शोहर के साथ रहने को। जब से शोहर गया था मुझे सास होने लगा था कि औरत की ज़िंदगी शोहर से जुड़ी होती है। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ लिया कि आप यहाँ सोती हैं और अब्बू सारी रात बैठक में क्या करते हैं, वहाँ इतना गंदा होता है। उनने कहा कि वो फिल्में देखते हैं और साथ चीज़ें खाते पीते रहते हैं, इससे गंद हो जाता है। मैं मना करती हूँ मगर वो नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं, रात को जागते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में अब कोई काम नहीं है। जवानी में उन्होंने बहुत काम किया है, ये घर भी उन्होंने बनाया और जो सोना मुझे दिया वो भी उन्होंने ही बनाया था। अब बुढ़ापे में आराम करते हैं। मेरी सास ने 5 दिन से ससुर से बात नहीं की, वो किसी बात पर नाराज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। हालांकि सारा दिन घर में होते थे। अगर ससुर को कोई काम होता तो वो मुझे कहते, हालांकि अपनी बीवी को भी कह सकते थे। मेरे सामने वो बात कर लेते थे मगर वरना नहीं। मैं हैरान थी कि इस उम्र में उनकी इतनी नाराज़गी क्यों है। मेरे शोहर तो मुझे छोड़कर चला गया था मगर ये लोग आपस में क्यों नाराज़ थे। मुझे लगता था कि शादी के बाद लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं मगर यहाँ ऐसा नहीं था। उधर मेरा शोहर भी मुझसे बात करने लगा। हम बातें करते रहते। इसने कहा कि अगर तुम अपने कदम बढ़ाती तो आज हम इतने दूर ना होते। मुझे उसकी बात सुनकर अजीब लगा। मैं दिल में कहा अगर मैं तुम्हें ना जाने देती तो ये सहूलतें जो आज मिल रही हैं वो ना मिलती, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं अपने हाथ से ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी और काम के लिए बाहर ना जाने का मतलब यही था कि वो अपनी नौकरी छोड़ने वाला था। इसका कहना था कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो तुम मुझे बातें ना सुनाना। मैंने कहा कि क्या गलत करेंगे। वो कहने लगे मैं मर्द हूँ, अकेला हूँ यहाँ पर, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो इसमें कसूर तुम्हारा होगा क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे। मेरी आवाज़ ऊंची होने लगी। मुझे अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मेरा शोहर क्या कहना चाहता था, वो किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहता था। ये किस किस्म की फजूल बात थी। वो ऐसा कैसे कह सकता था। मैं उसके घर में इज्जत से आई थी। मेरा रिश्ता लेने के लिए उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी। मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से हमारी शादी हुई थी। मैं उनकी इज्जत थी और वो इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है मगर वो मजाक नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरे शोहर की तरफ से कॉल बंद हो गई। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने इस्तेमाल कर लिए। सोचा कि चलो बात हो जाएगी मगर बात नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी परेशानी मेरी शक्ल से ज़ाहिर होने लगी। कोई भी औरत ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका शोहर उसके साथ बेवफाई करे। अगर वो मुझे बगैर बताए बेवफाई करता तो शायद मुझे कभी पता भी ना चलता क्योंकि मैं यहाँ बैठी थी और उसे देख नहीं सकती थी। मगर ये क्या बात थी कि वो खुद ही बता रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, यहाँ तक कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया क्योंकि मैंने 2 वक्त से खाना नहीं खाया था। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि कोई ख़ास मसला नहीं है, शायद ज़हनी दबाव है। जब हम वापस आए तो सास ने कहा कि बताओ क्या बात है, क्योंकि जब तुम मेरे बेटे से बात करी थी तो लग रहा था कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है। शादी के शुरू में ऐसा हो जाता है, औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने कहा बात बर्दाश्त की नहीं है। आपका बेटा मुझे पहले दिन से सख्त बातें कह रहा था और आज भी उसने वही बात की है। मैंने अपनी सास को सब कुछ बता दिया क्योंकि हमारी शादी माँ बाप की मर्जी से हुई थी, इसलिए मामलात भी उन्होंने ही संभालने थे। पसंद की शादी नहीं थी, इसलिए ये फ़ायदा था कि मसला हो तो माँ बाप साथ खड़े होते हैं, वरना पसंद की शादी में यही कहा जाता है कि अब हम क्या करें। हम मेरी सास भी हैरान रह गई। वो परेशान होगी मगर फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा वो तुम्हें तंग करने के लिए ऐसा कह रहा होगा, वो देखना चाहता है कि तुम क्या जवाब देती हो। फिर वो कहने लगी कि इस ख़ानदान के मर्द इस मामले में ठीक नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे शोहर ने भी मुझे बहुत तंग किया था क्योंकि उन्हें सुकून नहीं आता था। लोग हमेशा औरत को ही कसूरवार ठहराते हैं। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो गया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस ख़ानदान के मर्दों को पता नहीं क्या मसला है। मैं अपनी परेशानी भूलकर सास की बातों में हैरान होने लगी।
ویسے بات کر رہی تھی جیسے خود بھی سب سے گزر چکی ہوں۔ پھر ایک دن میرے کانوں میں ساس اور سسر کی لڑائی کی آواز آئی۔ وہ دونوں بری طرح لڑ رہے تھے۔ میری ساس نے کہا، تم جیسے انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھے، تم کتنے بے شرم ہو، تمہارے بیٹے کی شادی ہوگی، کل تم دادا بن جاؤ گے، پھر بھی تمہاری حرکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے سسر نے جواب دیا کہ دادا بن گیا تو کیا ہوا، انسان تو ہوں، دادا بننے سے میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ اس گھر کے مرد عجیب ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ صرف ایک ہی بات پر لڑتے ہیں۔ ادھر میرا شوہر بار بار کہتا تھا کہ تم نے مجھے آنے سے کیوں نہیں روکا، اب دیکھنا میں دوسری شادی کر لوں گا، پھر مجھے کچھ نہ کہنا۔ میں اسے کہتی تھی کہ تم جو مرضی کرو مگر میرے ساتھ ناانصافی مت کرنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں مجبور تھی، میں تو تمہارے ساتھ رہ لوں گی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے دیکھا ساس سو رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا سسر نے غلطی سے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا دیکھوں اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں کھڑکی سے جھانکا تو حیران رہ گئی۔ سسر اپنے فون پر میری شادی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے اور بار بار میری خالہ کی ویڈیو کو زوم کر کر کے دیکھ رہے تھے۔ وہ خالہ 2 سال پہلے بیوہ ہوئی تھی، ان کے بچے نہیں تھے، وہ بہت خوبصورت تھی۔ صبح میں نے یہ بات ساس کو بتائی، انہوں نے کہا تمہیں اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا تمہارے سسر کو تمہاری خالہ پسند آ گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی اس سے کر دی جائے، اسی وجہ سے ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کمرے سے نکال دیا، اب وہ اس کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، ہم تو خالہ کی اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، مگر سسر سے تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ ساس نے کہا اس خاندان کے مردوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تمہارا شوہر بھی اپنے باپ پر گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، مگر 2 ہفتے بعد میری ماں نے بتایا کہ خالہ کا نکاح طے ہو گیا ہے، ایک ایسے شخص سے جس کی بیوی نہیں مگر 2 بچے ہیں، تاکہ خالہ کو بھی سہارا مل جائے۔ میں نے خوشی سے یہ خبر ساس کو دی، وہ بھی خوش ہو گئی اور کہا ہم بھی شادی میں جائیں گے۔ شادی کے دن ساس سسر کو بھی ساتھ لے گئی۔ جب خالہ کسی اور کے ساتھ رخصت ہو گئی تو سسر کا حال دیکھنے والا تھا، وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کی محبوبہ کسی اور کی ہو گئی ہو۔ اس کے بعد وہ سیدھے ہو گئے، ساس سے معافی بھی مانگی۔ ساس نے مجھے کہا تم اپنے کمرے میں سو سکتی ہو، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ 6 مہینے بعد میرا شوہر واپس آیا اور کہنے لگا مجھے تمہاری بہت یاد آئی۔ میں نے کہا آپ تو دوسری شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں تمہیں جلانے کے لیے کہہ رہا تھا، سعودیہ میں مجھے کون لڑکی دے گا۔ پھر وہ 2 مہینے یہاں رہا اور ہم نے اچھا وقت گزارا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے روکوں مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ 2 مہینے بعد وہ واپس چلا گیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، سب لوگ بھی خوش تھے۔ اگلے سال جب وہ واپس لوٹا تو ہمارا ایک بیٹا بھی تھا، اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اب وہ کہہ کر گیا کہ وہ 2 سال محنت کرے گا اور اتنے پیسے جمع کرے گا کہ پاکستان میں اپنا کاروبار شروع کرے۔ میں بہت خوش ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ناظرین آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔